तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज यूसुफ बचकाना वाली लड़ी में हम अगला जो आज का जो किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं, ये बहुत अहम किस्सा है। बड़ी मुश्किल से मैंने यूसुफ बचकाना को मनाया था ये कहानी सुनाने के लिए, और उसने काफ़ी सारी बातें बताई, लेकिन मुझे ये जो ऑडियो क्लिप था मेरे पास, उसको काफ़ी छोटा करना पड़ा है, इस क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें निकल के बाहर आ रही थी जो देश हित में हमें नहीं बतानी चाहिए। हालांकि आज के दिन में कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे जो विरोधी देश हैं, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उनको पता ना चले, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी होने के नाते हमें ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए जो हमारे देश के हित के खिलाफ जाती हों। बात भले सच्ची हो, लेकिन कुछ बातें बतानी सही नहीं होती हैं। एक मौके पे जो एक बात एक मौके पे सही होती है, दूसरे मौके पे गलत भी हो सकती है। तो मैंने काफ़ी इस ऑडियो क्लिप को एडिट करके बहुत छोटा किया है। वो बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं अपने सीनियर दोस्तों से सलाह करके फिर किसी और एपिसोड में आपको बताऊंगा। किस्सा ये है कि 1998 में हमारी एजेंसी ने एक ऑपरेशन कराची चलाया था, जिसमें हिंदुस्तान से कुछ लोग कराची लेके जाए गए और उनको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया गया, और वो टारगेट था दाऊद इब्राहिम, जो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। ऐसा हमारा एजेंसी का कहना है। इसी सिलसिले में ऑपरेशन कराची एक बार नहीं 3 बार चलाया गया, और तीनों बार डिफरेंट किस्म के लोगों को भेजा गया, जिसमें 2-3 लोग ऐसे थे जो तीनों बार गए थे। किसी ना किसी कारण से वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो सका, क्योंकि हमारा ऑपरेशन टारगेट ओरिएंटेड था। अगर कराची में जाके खून खराबा करना होता, जिसमें इनोसेंट लोग मरते या कुछ और किस्म की दहशत क्रिएट होती, तो जो लोग यहाँ से गए थे वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनका वो इरादा नहीं था। किसी इनोसेंट को मारने का कोई मकसद नहीं था। एक टारगेट था, और उसके साथ एक जुड़े हुए टारगेट वो थे 3-4 लोग जो दाऊद के करीबी माने जाते थे और जिनकी 93 ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट थी। उसमें छोटा शकील और टाइगर मेमन जैसे लोग शामिल थे, लेकिन वो भी नज़र नहीं आए। तकरीबन 2 हफ्ते ये लोग कराची में थे, लेकिन टारगेट ना मिलने की वजह से या किसी और लॉजिस्टिक वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ा। हालांकि इस ऑपरेशन को हमारे बहुत सीनियर हमारे जो जासूस थे, हमारे जो एजेंट थे, वो पूरी तरह सुपरवाइज कर रहे थे। खैर, ये पूरा किस्सा आपको इस लड़ी जब ख़त्म होगी यूसुफ बचकाना की, उसके बाद हमने जो इन सीरीज से सीखा, उसकी जब खोर पड़ताल करेंगे तो उसमें मैं वो पूरा किस्सा आपको डिटेल में सुनाऊंगा। मेरे को ही क्यों चुना गया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कराची के अंदर मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं। ये मत बताना आप, समझे? ये मत बताना, क्योंकि कराची के अंदर मेरे बहुत से रिश्तेदार लोग हैं। इसके लिए ये बात रोहित और रवि को मालूम थी, समझे? तो इसके लिए मेरे को ही चुना गया। फिर उधर हम लोग को 2-2 करके हम लोग उधर जमा हुए। तो दाऊद उधर किसी की कब्र के लिए जियारत के लिए आने वाला था। तो हम लोग पूरा फील्डिंग लगाए, लेकिन उसकी कार ऐसी है कि एक बार इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कार को रोक देंगे, लेकिन रुक जाएगी, लेकिन इसकी कार नहीं रुकेगी दाऊद की। ये व्हाइट हाउस जो उसका घर है ना, वही व्हाइट हाउस की घर की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो। और बाजू में सब कर्नल लोग का और ISI वाले लोग का सब घर है उसका। वो मतलब एरिया इतना सुनसान है कि वाकई कोई खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन हम लोगों को ऐसी जगह पे रखा गया था, समझे? और उसमें से देखो, उधर हम लोग को AK-47, हैंड ग्रेनेड,
अच्छे अच्छे वेपन 9 mm के, समझे, एक्स्ट्रा मैगजीन, एक्स्ट्रा बुलेट, सबको अलग अलग बैग में पूरा सबको सेटिंग के साथ में दिया गया था। और सब दाढ़ी में थे, कुर्ते जार में थे, सब थे। सिर्फ दाऊद 15 दिन, समझे, 12 से 15 दिन थे हम लोग उधर। वो 15 दिन में सिर्फ एक बार दाऊद निकला, समझे। और हम लोग आपस में सब सेटिंग वेटिंग ये वो सब कर रहे थे, समझे। सिर्फ उसका सर दिखा और इतनी सिक्योरिटी से घिरा हुआ था, समझे, कि मारना तो हम लोग, स्नैपर भी थी हमारे पास। अगर स्नैपर से भी मारते ना हम लोग तो भी हम लोग कोई बचता नहीं था। उसको दाऊद को तो लगना मुश्किल था, समझे, डिस्टेंस ज़्यादा था उसका, समझे। हम लोग सब है ना, हम लोग सबको मार देती थी। इतने जो उसके गार्ड लोग थे, जो जज सिक्योरिटी थी, इन लोग सब हम लोग को मार देते थे। अच्छा, जब हम लोग को दाऊद के घर के बारे में बताया गया तो बताया गया कि उसके घर के अंदर कोई कार नहीं जा सकती। जेल का जैसा गेट होता है, जेल का जैसा गेट होता है वैसा उसका गेट है। और कोई कार अंदर जाती भी है तो कार के नीचे, मतलब जमीन के पास एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम लगा हुआ है, कार उस पर खड़ी करना पड़ती है। जैसे कार उस पर खड़ी हुई तो कंप्यूटर के अंदर, कार के अंदर क्या क्या चीज़ है, एक पुर्जा है ना, कंप्यूटर में दिखाई देता है कि कोई एमिनेशन तो नहीं है, कोई बम तो नहीं है, समझे। वो सब दिखाई देता है उसके घर के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर, समझे, गेट के अंदर घुसते के साथ में। तो इतना है। फिर वो जाने के बाद में कार उधर ही खड़ी रहेगी, पार्किंग वो बना है। फिर जो आदमी है उसकी पूरी कंप्यूटराइज से चेकिंग होगी, फिर उस तक के पहुंचेंगे, समझे। और वो भी मिलता है तो सिर्फ 2 ही आदमी से मिलता है, समझे। एक छोटा शकील से और एक कुछ तो नाम बताए थे उधर का, कोई भट्टी के क्या, मकसूद या मंसूर, कुछ तो ऐसा नाम था। ये 2 आदमी से मिलता है, बाकी किसी से मिलता नहीं है वो, समझे। तो फिर हम लोग बहुत इंतज़ार किए, इंतज़ार करने के बाद में नहीं कुछ भी हुआ। तो उधर कुछ हम लोग को ऐसा लगा हलचल। और जो अजीत डोभाल साहब भी थे, मैं क्या बोलूँ आपको, अजीत डोभाल साहब का नाम नहीं लेना है, लेकिन उस टाइम पे अजीत डोभाल साहब भी थे हमारे साथ में। और हम लोग को डिफेंस का सब हम लोग को उधर उन्होंने ही अरेंज करके दिए थे, बम, हैंड ग्रेनेड, ये वो सब। लेकिन 15 दिन में एक बार वो निकला, समझे। और वो भी काम हम लोग से हुआ नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर। और दाऊद अभी कैसा दिखता है पता है आपको? उस टाइम पे जब हम लोग ने देखे थे, ये इसके ये जो गले हैं लटक गए हैं एकदम, टकला हो गया है दाऊद जी। हाँ, गला लटक गया है, बाल पूरे निकल गए, मूंछ नहीं रखता है अभी। यानी कि अभी दाऊद रॉ के सामने भी आके खड़ा हो जाए ना इस टाइम पे, तो कोई पहचाने नहीं कि ये दाऊद है। एकदम बुढ़ा हो गया है, 2 बार बाईपास सर्जरी हो गई है, ऐसा। मतलब लास्ट स्टेज पे, उसी टाइम पे लास्ट स्टेज पे था। उसके चाल से ना, खाली एक ही झलक देखे हम लोग ने, चाल से देखे कि एकदम स्लो से चल के गाड़ी में बैठ रहा है और उसकी पूरी सिक्योरिटी बिठाई। बस उतना ही देखे हम लोग ने, बाकी कुछ दिखा नहीं हम लोग। क्या करेंगे। अचानक हम लोग को इन्फॉर्मेशन आई कि इमीडिएट निकलो तुम लोग वहाँ से, जो घर में सब वेपन उधर ही छोड़ के इमीडिएट निकलो वहाँ से, समझे। और एयरपोर्ट की तरफ नहीं, अलग अलग थे सब। हेलो, 4 जन एक जगह, एरिया का तो नाम नहीं पता मुझे। 4 जन एक, मतलब आजू बाजू में ही थे। कुछ 4 फ्लैट थे उधर, 4 फ्लैट में हम लोग 15-16 जन थे, समझे। फरीद ताना शाह, विक्की मल्होत्रा, बालू डोकरे, बंटी पांडे, समझे, बिपिन खानपाल, समझे, मैं और एजाज लकड़ावाला और अल्लाह आपको नेकी दे, और भी 2-3 छोकरे थे, समझे। सब मतलब टॉप टीम थी हम लोग की, सब थे, विनोद मस्कर वगैरह सब। खाली डीके राव, राजा गोरे इन लोग नहीं थे, बाकी सब लोग हम लोग उधर मौजूद थे। ये 4 बार विक्की मल्होत्रा भी था तभी। विक्की मल्होत्रा था, एजाज था, सब लोग थे, समझे। लेकिन सबके मुंह कैसे हो गए थे भाई मालूम है?
इन लोग नाम के इतने बड़े शूटर थे, समझे। उसमें से एक बिपिन खानपाल, एक बालू डोकरे, एक बाबा रेड्डी और एक मैं, जिसके डर चेहरे पे खौफ नहीं था। बोलेंगे मरेंगे या मारेंगे। और जब मारने की बारी आई, स्नैपर से एम भी ले रहे थे हम लोग, समझे। तो बालू और मैंने ही मना किए कि ले मत भेंडी, नहीं तो उधर तक की गोली पहुंचेगी भी नहीं और अपन मर जाएंगे। सब बाकायदा दूरबीन वगैरह सब हम लोग के पास थी, समझे ना। हर एक चीज हम लोग के पास मौजूद थी, सहूलत थी कि ऐसे ये जो फरीद के पास जो दूरबीन थी वो तो वॉइस भी सुन सकता था, ऐसा सैटेलाइट दूरबीन थी उसकी। चलो ओके। हाँ, तो मतलब हर चीज़ की सहूलत की, लेकिन बहुत कोशिश किए, टाइगर मेमन को मारने की कोशिश किए, नहीं मौका मिला हम लोग को, मिला ही नहीं। वो छोटा शकील को मारने की कोशिश किए, नहीं मिला, समझे। अनीस इब्राहिम को भी ट्राई किए लेकिन नहीं मिला वो, समझे। अनीस इब्राहिम उसके उन्हीं दिनों में, यानी जो भी मिला उसको मारना था हम लोग को। दाऊद तो मेन पॉइंट था, मुद्दा दाऊद था, लेकिन दाऊद के बाद में अगर दाऊद इनके आगे पीछे होता है तो इस बीच में जो भी मिलता है उसको मार दो। और जो रॉ की जो कुछ जो बोलते ना जासूस थे, वो हम लोग को सैटेलाइट फोन पे हम लोग को इन्फॉर्म कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, समझे। ये हकीकत स्टोरी आपको बताया। फिर हम लोग नेपाल आए। नेपाल आने के बाद में ऑपरेशन कराची तो फेल हो गया। 4 बार ट्राई किए, मतलब 4 बार जाके आए हैं कराची। सिर्फ एक बार मैं था, नहीं, अलग अलग ग्रुप जाके ट्राई किया, किसी से नहीं हुआ। एक बार मैं गया था, एक बार मैं और मेरी टीम गई थी, उसमें से फरीद 2 बार गया, समझे। और भी बहुत जन को भेजे, लेकिन कुछ हुआ नहीं उधर, समझे। तो फिर वहाँ से आने के बाद में क्या करेंगे यार, क्या करेंगे, पूरी इज्जत की वाट लग गई, समझे। बोले क्या कर सकते हैं, बोले अभी अपन लोग मर तो सकते नहीं। अच्छा, इसमें क्या बोला छोटा राजन ने, क्या बोला, अगर तुम लोग को थोड़ा सी भी रिस्क रखता है ना तो तुम लोग वहाँ से निकल जाना, काम मत करना, समझे। अच्छा, संजय घाटे भी था उसमें, हाँ, संजय घाटे भी था। हाँ, जिससे जिससे नाम याद आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ ना आपको, समझे। तो फिर ये सब बात होने के बाद भी छोटा शकील कहाँ है आजकल, उसकी वो आवाज नहीं निकल रही। अभी ये चीज छोड़ देते हैं। हम लोग आए नेपाल, काठमांडू से नेपाल आए, नेपाल से आए क्या करेंगे। तो फिर उधर से 2-4 फोन आए, बालू डोकरे को, रोहित वर्मा को, और उन लोग ने बात किए, बोले 1 विकेट लेने का है। फिर वहाँ पे एक लेडीज आई नीलू नाम की, वो हम लोग से मिली, समझे। वो बात करने के बाद में उसने दिलशाद मिर्जा बेग को बुलाई, समझे। 2 दिन में दिलशाद मिर्जा बेग को मार दिया हम लोग ने उधर। उसको कौन से सन में मारा था उसको? ये 98 में। ऑपरेशन कराची का आने का, ये भी ऑपरेशन कराची 98 का है, समझे। और वहाँ से अर्चना भी थी ना, अर्चना सोनी शर्मा, हाँ, लेकिन हम लोग को सोनी नाम से मिली थी वो। हेलो, सोनी, हाँ, सोनी नाम से मिली थी वो। अर्चना नाम था कि क्या नाम था उसके बारे में मैं डिटेल नहीं लिया, लेकिन इतनी बला थी, इतनी खूबसूरत की बला थी वो, समझे। उसने उसको इधर बुलाई और वो आया, समझे। और मैं ही दरवाज़ा खोला, एक हाथ से, उल्टे हाथ से दरवाज़ा खोला और सीधा से उसको सीधा ठोक दिया। उसके साथ में गार्ड लोग भी थे, समझे, गार्ड लोग को कवर किए। अच्छा, उस टाइम पे नेपाली पुलिस भी आ गई उधर। रोहित वर्मा, रवि पुजारी, इन लोग कराटे लड़ रहे, तो बालू हम लोग ने उन लोग को पकड़े, बोले क्या कराटे लड़ रहे, चल, बोले। उधर से भागे हम लोग, भागे एक जगह पे, एक स्पॉट पे पहुंचे, कोई वहाँ पे मिनिस्टर का घर था, उसके मिनिस्टर के घर पे पहुंचे नेपाल के अंदर। वहाँ पे पहुंचने के बाद में, और जो ये था दिलशाद मिर्जा बेग वहाँ का MP था, MP प्लस दाऊद के लिए सब कर रहा था वो, समझे। बिल्कुल। तो वहाँ से निकल के फिर वहाँ पे कुछ दिन रहे हम लोग, और फिर एक एक दो करके वो बॉर्डर से निकले। बॉर्डर से निकल के पैसा वैसा दे के, पूरी सेटिंग थी निकलने की हम लोग की,
निकल के कोई दिल्ली गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया। मैं और बिपिन खानपान और विनोद मटकर हम लोग बॉम्बे आ गए। ओके। कोई पुणे जिधर जो हम लोग तो एक दूसरे का एड्रेस जानते नहीं और पूछते भी नहीं कौन किधर जा रहा है। तो देखिए, आपने यूसुफ बचकाना की ज़ुबान से उसके अल्फाज में सुना कि इन सब लोगों को कैसे इकट्ठा किया गया और कैसे कराची तक लेके जाया गया, कैसे वो लोग वापस आए और कैसे नेपाल में मिर्ज़ा बेग का जो एनकाउंटर जो उसका जो उसको मारा जाता है जिस तरीके से, वो भी अपने आप में हमारी एजेंसीज की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। नॉर्मली इस किस्म के काम या तो एजेंसीज के अपने एजेंट्स करते हैं या कुछ मर्सेनरीज हायर किए जाते हैं। और हिंदुस्तान में वो मर्सेनरीज का रिवाज नहीं है, इसलिए जो लोकल मैं उसको कहूँगा एजेंसीज के लिए इसको टैलेंट कहा जाता है। वो लोग भले अंडरवर्ल्ड से आए हों लेकिन एक इनबॉर्न टैलेंट उनमें था। वो मरने मारने को तैयार रहते थे, हथियारों की उनको नॉलेज थी, कैसे हथियारों का इस्तेमाल करना है, गोली चलाने से डरते नहीं थे। तो एक तरीके से उनको आर्म्स ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए इन लोगों का इस्तेमाल किया गया। इनकी जगह अगर और 15-20 लोगों को भर्ती किया होता, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती, बंदूक कैसे चलानी है, कैसे हैंडल करनी है, मैगजीन कैसे चेंज करना है, लोडिंग रीलोडिंग कैसे करनी है, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे एक रेडीमेड हथियार चलाने वालों की आर्मी हमारी एजेंसी के पास थी, जिसका इस्तेमाल किया गया। वो भले किसी कारण से ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अपने आप में ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 3 बार कराची में घुसना, वहाँ पे रहना, टारगेट की तलाश करनी, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।